मेरी दादी थी, वो कविताएं लिखती थी उस समय, और चांद में वो छपा करती थी देवाहुति देवी के नाम से। पापा जब भी वो सुनते थे तो कहते थे कि इसको पूना फिल्म इंस्टीट्यूट भेज देंगे, वहीं ये कोर्स करेगी। उसके बाद पेंटिंग में बहुत अच्छी करती थी, तो उन्होंने कहा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स भेज देंगे। कविता की आत्मा जब तक जीवित नहीं होती है तब तक वो दर्शकों तक या श्रोताओं तक संप्रेषित नहीं होगी। मेरे एक शिक्षक थे जो मुझे हिंदी भी पढ़ाते थे, और वो हमेशा कहते थे कि मुझे तुम्हें हिंदी की एक शिक्षिका के रूप में देखना है। एक जन संस्कृति मंच का आयोजन था हज़ारीबाग में, तो वहाँ मैंने अपनी एक कविता, अचानक शेखर ने मुझे बुला दिया और कहा कि अनीता वर्मा कविताएं पढ़ेंगी। मैंने बाज़ार को भी देखा, पूंजीवाद को भी देखा, सबको देखा है, उनको भी दर्ज किया है, लेकिन मैं इन कविताओं के ज़्यादा करीब जाती हूँ जहाँ कि मैं अपने अंतर मन को व्याख्यायित कर पाती हूँ। अब हम जो लिख रहे हैं वो क्या गांव की स्त्रियाँ पढ़ रही हैं? वो क्या जान रही हैं उनके बारे में? और उनका शोषण किस स्तर पे हो रहा है वो हम क्या जान पा रहे हैं? परमानंद श्रीवास्तव जी ने अपनी कोई आलोचना की पुस्तक उनकी कविता पढ़ी, उसमें उन्होंने लिखा कि अनीता वर्मा की कविताएं इतनी पूर्ण हैं कि संदिग्ध लगती हैं। डॉक्टरों ने कहा कि 20 दिन से ज़्यादा चलेगी नहीं, इसका हार्ट तो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, 20 किलोमीटर की रफ्तार से, तो कितने माइल चल पाएगी। आईने की तरह है एक स्त्री का चेहरा, जिसमें पुरुष अपना चेहरा देखता है, बाल संवारता है, मुंह बिचकाता है, अपने ताकतवर होने की शर्म छिपाता है। ये कवि अनीता वर्मा की कविता की पंक्तियां हैं। अनीता वर्मा, जिनके बारे में कवि विष्णु खरे ने कहा था कि आत्ममोह और आत्मरति से दूर अनीता वर्मा अंदरूनी दुनिया का अन्वेषण करती हैं। अंदरूनी दुनिया का अन्वेषण करती हैं। ये छोटी बात नहीं है। कवि जब अंदरूनी दुनिया का अन्वेषण करता है तो वो भीतर की परतों के अंधेरों में उतरता जाता है। फिर वो स्त्री और पुरुष जेंडर निरपेक्ष होकर दुनिया को देखने लगता है। कवि अनीता वर्मा के यहाँ कविताएं आपको स्त्री दृष्टिकोण से लिखी हुई तो लगेंगी, लेकिन जब आप उनकी परतों में जाएंगे तो वो जेंडर निरपेक्ष होकर इंसानियत और मानवीयता की बात करती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो दिल्ली में हो, जो भोपाल में हो, जो इलाहाबाद में हो, वही कविता के क्षेत्र में सक्रिय हो और उसकी पहचान हो। देवघर और पटना में रहकर भी कोई कवि हो सकता है और राष्ट्रीय स्तर का कवि हो सकता है। एक कहानी के दम पर कोई राष्ट्रीय फलक पर कहानीकार का दर्जा पा सकता है, तो कोई कुछ कविताओं के ज़रिए अपनी धाक जमा सकता है। केवल 2 कविता संग्रह आए हैं, लेकिन लगातार कविताएं लिख रही हैं। आज संगत में हम उन्हीं से बातचीत करेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे, रचना कर्म के बारे में जानेंगे, और जानेंगे कि अनीता वर्मा इतना कम क्यों लिखती हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी संगत में। क्यों इतना कम लिखती है, यहीं से शुरू करते हैं। अब कम लिखने के पीछे तो बहुत सारे कारण हैं। पहली बात यह है कि जब तक कोई चीज़ मुझ तक इस स्तर तक न पहुँचे कि वो मेरी संवेदना का हिस्सा बन जाए, कहीं ना कहीं उस कविता की आत्मा मेरे भीतर प्रकट हो जाए, तब तक वो चीज़ बाहर नहीं आ पाती है। क्योंकि सीधे सीधे बिल्कुल यथार्थ का चित्रण कर देना मुझे उचित नहीं लगता है। जैसे आप मान लीजिए कोई भोजन बनाते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें आप डालते हैं, ठीक बात, बहुत सही तरीके से उसका प्रक्रिया भी उसकी पूरी करते हैं, लेकिन बन जाने के बाद, खूब ठीक होने के बाद भी उसमें स्वाद नहीं आता है। तो मेरा ये मानना है कि कविता जो है उसका एक शिल्प है और उसके साथ साथ उसकी एक आत्मा भी होती है। तो जैसे अगर कविता की आत्मा जब तक जीवित नहीं होती है तब तक वो दर्शकों तक या श्रोताओं तक संप्रेषित नहीं होगी। और उस आत्मा तक पहुंचने के लिए कवि क्या करता है? उसके लिए कवि को पहले तो वो बाहरी सतह पर चीज़ें आती हैं, फिर वो एकत्रित होकर धीरे धीरे उसके अचेतन में पहुंचती हैं, फिर अवचेतन में जाती हैं। वहाँ उसके पास कई तरह की पहले की चीज़ें भी मौजूद होती हैं।
उनके साथ मिलकर जब वो एक पूरी प्रक्रिया कर लेता है तब वो अपने शब्दों, अपने शिल्प के साथ खुद ब खुद बाहर आ जाता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। हाँ, बहुत सारी होंगी। घालमेल होता होगा? नहीं, जब आप किसी चीज़ को पिन पॉइंट करके एक जगह ले जाते हैं तो फिर उससे संबंधित चीज़ें ही उसके इर्द गिर्द आती हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को आकर्षित कर रहे हैं अपने वाइब्रेशन के द्वारा, तो हम उसी से संबंधित चीज़ों को लगातार आकर्षित करते जाते हैं। तो उससे संबंधित जो चीज़ें हमारे अवचेतन में हैं वो एक साथ होकर उसे मजबूत बनाने का प्रयास करती हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे बाईं तरफ एक बार ये लकवे का अटैक हो गया था, तो दूसरे दिन, उस समय तो मैं अचेत हो गई, लेकिन अगले दिन जब मैं बिल्कुल ठीक थी, न मेरा पैर में कोई दिक्कत थी, न मेरे हाथ में, न मेरे बोलने में, न कुछ। ये सही की घटना है? ये सही घटना है। तो जब MRI हुआ और डॉक्टर को मैंने दिखाया तो उसने मुझे कहा कि लगता है कि बॉम्ब जो था वो किसी विशेष विभाग पर न गिरकर आपके साहित्य विभाग पे गिर गया है और जिसकी उतनी मर्जी नहीं थी, लेकिन आपका सारे अंग आपके सही काम कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि अगल बगल के जो सेल थे उसने थोड़े समय के लिए उसे थाम लिया है, और लेकिन आपको 1 साल के बाद या कुछ साल के बाद थोड़ी सी परेशानी इसमें आएगी। और वाकई 1 साल के बाद पैरों में बहुत दर्द हुआ, फिर अभी भी हाथ पैर में थोड़ी तकलीफ़, मतलब उतनी ताकत या शक्ति नहीं है। तो ये बात मैंने उस डॉक्टर से समझी, और वो जो थे बहुत ही प्रसिद्ध थे, डॉक्टर के सिन्हा, और वो न्यूरोलॉजिस्ट थे, और वो अवचेतन मन की बात भी शायद अच्छी तरह समझते होंगे। अभी ठीक है? अभी मैं ठीक हूँ, लेकिन चलने में मैं बहुत जल्दी नहीं चल पाती हूँ, धीरे धीरे चलती हूँ। उसके और भी बहुत सारे कारण। बैठने में भी दिक्कत होती होगी? नहीं, बैठने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इस हाथ में ताकत कम है, इस पैर में ताकत कम है थोड़ी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका भी असर है मेरे ऊपर। लेखन पर इससे कुछ असर हुआ? नहीं, लेखन पर इससे ये असर हुआ कि जब ये घटना घटी थी उसके बाद मैं थोड़ा बहुत निराश हो गई थी। मैं उन्हीं चीज़ों को मन में बार बार दोहरा रही थी कि कैसे ये अटैक आया, कैसे मैं बेहोश हुई, अगर ऐसा आदमी हो जाए तो फिर कैसा हो जाता है, और फिर वो जीवन में कितना लाचार हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे मैंने इससे खुद को अपने ही को उबारा, और फिर मैं इस दुनिया में वापस लौटी। तो डिप्रेशन का दौर थोड़े समय तक तो चला था। ये जो साहित्यिक बॉम्ब गिरने की जो बात हुई थी, साहित्य विभाग पर, लिटरेचर विभाग पे उन्होंने कहा था, साहित्यिक विभाग पर जो बॉम्ब गिरा, जीवन में पहली बार ये साहित्यिक बॉम्ब कब गिरा था? साहित्यिक बॉम्ब गिरने की जो बात आप कह रहे हैं, तो साहित्य का जो रूपरेखा उसकी थी वो मेरे घर में भी थी। मेरी दादी थी, वो कविताएं लिखती थी उस समय, और चांद में वो छपा करती थी देवाहुति देवी के नाम से। हालांकि मैंने उनको कभी देखा नहीं। मेरे पिताजी जब 5 साल के थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन शायद कहीं वो आया होगा कहीं से। उसके बाद जब मैं छठी कक्षा में थी तब मैंने कविताएं थोड़ी बहुत लिखनी शुरू की, और पहली अपनी कविता 4 लाइन की लिखी कि रात की कालीमा बीत चुकी, अब हुआ सुंदरता का विहान, सूर्य उदित हो रहा पूर्व में, पहन लालिमा का परिधान। और मेरे एक शिक्षक थे जो मुझे हिंदी भी पढ़ाते थे, और वो हमेशा कहते थे कि मुझे तुम्हें हिंदी की एक शिक्षिका के रूप में देखना है। और उन्होंने मुझे हिंदी के व्याकरण की सारी चीज़ें कक्षा 6 में ही रटवा दी थी, मतलब याद करवा दी थी। पर्यायवाची या नकारार्थी, एकार्थी, जितने शब्द होते हैं, तो उस तरह से मैं भी अपने को उस रूप में कल्पना करती थी। ये बात है पटना की? नहीं, पटना, मेरा जन्म असल में दरभंगा में हुआ है, जानकी जी के क्षेत्र में। लेकिन पटना पता नहीं लोगों के बीच यही ज़्यादा मतलब प्रचारित हो गया कि पटना में जन्म हुआ है। दरभंगा का मेरा जन्म है। और ये क्यों हुआ है कि आपके बारे में भी थोड़ी सी भ्रांति है
रवि भूषण जी के बारे में भी थोड़ी सी भ्रांति है। क्या? उनके जन्म को लेकर, आपके जन्म स्थान को लेकर, ये एक ही परिवार में जन्म स्थान शायद कहीं लिखा नहीं हुआ, इसलिए भ्रांति है। क्योंकि मैंने लिखा है पटना और देवघर में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, तो देवघर से मैं जुड़ी रही अपने स्कूल में और पटना से कॉलेज में, फिर भागलपुर यूनिवर्सिटी में आ गई। तो इसी कारण से यही 3 जगह घूमते रहे सब लोग, और ये पटना आ गया बीच में, नहीं तो दरभंगा ही था। दरभंगा ही था। फिर उसके बाद उन्होंने जब कहा कि शिक्षिका उसके के बाद रूप में मैंने जो कविताएं लिखी वो स्कूल की मैगजीन में छपी। हिंदी में बहुत अच्छे नंबर आते थे हमेशा, और बाद में चलकर भी जब मैंने हिंदी लिया तो बहुत अच्छे नंबर से मैंने, वो तो खैर अब क्या बोलना है उसके बारे में, लेकिन ऑनर्स और ये एमए में बहुत अच्छा किया मैंने। और पहली बार कुछ कविताएं मैंने उस समय जब लिखी शुरू में 80-85 के आसपास, तो वो एक जन संस्कृति मंच का आयोजन था हजारीबाग में। तो वहाँ मैंने अपनी एक कविता, अचानक शेखर ने मुझे बुला दिया और कहा कि अनीता वर्मा कविताएं पढ़ेंगी। मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने, अब मेरे पास एक कविता पढ़ी थी, मैंने वही पढ़ दी, बिजू का नाम से। मैनेजर पांडे डॉक्टर साहब उसमें आए हुए थे, उन्होंने उसकी तारीफ़ कर दी तो सब लोग बोलने लगे कि भाई आप लिखिए। गोरख पांडे भी आए हुए थे, तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद भी कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह ने कुछ कविताएं मुझसे ली, और एक धरातल पत्रिका शायद वो निकालते थे, उसमें छापी। फिर एक फ़िलहाल निकलती थी, उसमें कुछ कविताएं छपी। लेकिन मुख्य रूप से जो कविता मैंने लिखना शुरू किया वो 1997 में, जब शेखर जोशी को पहल सम्मान मिला था जी। तो बड़ी, मतलब आपको सुनकर हंसी आएगी शायद कि ये क्यों मैंने शुरू किया। तो 97 में जब हम लोग गए वहाँ, तो रवि भूषण जी को वहाँ बोलना था, और बहुत सारे लोगों से परिचय हो रहा था। तो मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि आप क्या लिखती हैं? मैं कविताएं लिखता हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? उन्होंने बताया। बाद में मैंने उनकी कुछ कविताएं पढ़ी, तो मुझे लगा कि जब ये लिख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकती हूँ? ऐसी तो हज़ारों कविताएं शायद मैं भी लिख सकती हूँ। और हालांकि ये कोई प्रेरणा नहीं है, लेकिन उसके बाद पता नहीं कैसे शुरुआत हुई, और मैंने देखा इतने लेखकों की भीड़ थी, जमावड़ा था पूरा, तो वहाँ से भी शायद प्रेरणा मिली हो। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया, फिर भेजना शुरू किया, और कविताएं बहुत स्वीकृत भी होने लगी, प्रशंसित होने लगी। पहल में कविता छपी तो बहुत लोगों ने मुझे चिट्ठियां भी लिखी, उसमें असद जैदी की चिट्ठी आई, राजेश जोशी जी की आई, और तो तमाम पाठकों के आए। तब बड़ा मेरा उत्साह उससे बढ़ा, और उसके बाद मैंने लगातार जारी रखा लिखना। किन किन लोगों को पढ़ रही थी जिनसे प्रभावित हुआ जाता है आमतौर पर उस उम्र में जब आप लिखना शुरू ही करते हैं? मैंने जो पढ़ाई की, मतलब वो आपने किया कि किसी एक कवि को पढ़कर मैंने किया। मैं ज़्यादातर बाहर की चीज़ें पढ़ती थी बचपन से। एक तो छोटी उम्र में ही मैंने सारे उपन्यास जो उस समय के लेखकों के थे, मोहन राकेश और ये अज्ञे और ये नया प्रतीक, सब मैंने जितना साहित्यिक होता है सब मैं पढ़ती थी। उसके बाद बड़ी हुई तो मतलब क्लास 6-7 में मैंने, समझिए कि समझ में नहीं आता था, लेकिन शेखर एक जीवनी और ये सब पढ़ ली थी। भले ही आधी चीज़ समझी आधी नहीं समझा, लेकिन पढ़ लिया मैंने। तो उसके कारण भी ये बात मेरे मन में रही, और फिर आगे मैंने जो लिखना शुरू किया। तो कविता के क्षेत्र में तो समझिए कि जो पुराने लोग थे उन्हीं से मैं ज़्यादा प्रभावित थी। महादेवी वर्मा थी, उनसे, वो तो आपकी पहले जो पंक्तियां थी उनको सुन के लग ही रहा था कि महादेवी जी का प्रभाव रहा होगा, और बचपन में रहता भी है, क्योंकि छायावाद तक ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं। अब नए कवियों में जैसे कि बहुत ज़्यादा मैंने उस समय तक नहीं पढ़ रखा था। मंगलेश जी की कविताएं अच्छी लगती थी, केदारनाथ सिंह की अच्छी लगती थी, विष्णु खरे की अच्छी लगती थी, थोड़ा बहुत और भी कवियों को मैंने देखा था, लेकिन बहुत ध्यान से नहीं देखा था। मैं कविताएं ज़्यादा नहीं पढ़ती जितना कि मैंने जीवन को देखा है और पढ़ा है। फिर बाहर में शिम्बोर्स्का, मरीना, ये सब मुझे बहुत पसंद थी।
विष्णु खरे जी ने जो ब्लर्ब लिखा है आपके एक जन्म में सबका जो ब्लर्ब है जी पहला ही कविता संग्रह है आपका जी। उतने सुंदर ब्लर्ब हिंदी में न के बराबर लिखे गए हैं। मतलब इतने शानदार ब्लर्ब बहुत कम लिखे गए हैं। वो पढ़ें तो क्रक्स है पूरा का पूरा। इतनी सुंदर भाषा में लिखा है कि वो ब्लर्ब पढ़ें तो आपको पढ़ने का मन अपने आप हो जाता है। मैंने जब ये संग्रह तैयार हुआ ना तो विष्णु जी से मैंने कहा कि आप इसका ब्लर्ब लिख दीजिए और प्रकाशक मांग रहे हैं जल्दी, तो थोड़ा मतलब जितना जल्दी हो सके। हालांकि मैं बहुत संकोच कर रही थी उनसे बोलने में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। पांडुलिपि उनके पास चली गई। फिर उन्होंने फ़ोन किया और मुझसे कहा कि भाई तुम ऐसी कविताएं लिखोगी और कहोगी कि तुरंत मैं ब्लर्ब लिख दूँ, तो ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। वाह। मैं कैसे मतलब कैसे इतनी जल्दी कैसे क्या कर दूंगा इसमें। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आपको जितना समय लेना आप लीजिए, ऐसा कुछ कोई हड़बड़ी मुझे नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैं बिल्कुल महत्वाकांक्षी नहीं हूँ किसी भी क्षेत्र में और बहुत अपने से संतुष्ट रहती हूँ। तो विष्णु जी ने खैर जो भी समय लिया, ज़्यादा कम नहीं था, बहुत करके उन्होंने लिखा। और लिखने के बाद मुझे भी, और उन्होंने जब इसका विमोचन हुआ तो कहा भी बहुत सुंदर। इसका विमोचन में समझिए कि आप चंद्रकांत देवताले जी थे, उसी समय उनको पहल सम्मान शायद मिला था, उसी समय की ये घटना है। और सारे जो दिल्ली में जो केदार जी भी थे, केदार जी ने कहा कि भाई तुमने तो अच्छा, बहुत अच्छी रचनाएं लिख दी हैं। तो खैर अब अपने बारे में ये सब क्या बोलना है। जो है पाठकों के बीच है, जैसा भी है। बहुत सुंदर इसका, बहुत शानदार ब्लर्ब इसका है। मैं तमाम पाठकों से भी ये कहूँगा कि कविता संग्रह तो पढ़ें ही, इसका ब्लर्ब ज़रूर पढ़ें इस संग्रह का। इसकी पहली ही कविता है प्रार्थना। प्रार्थना कविता पढ़ते हुए अनीता जी पंक्ति आती है, ज्ञान मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। ये ज्ञान से दूर जाने की बात क्यों? क्योंकि जो सांसारिक ज्ञान होता है ना, वो हमें खुद को पहचानने नहीं देता है। अगर हम बहुत ज़्यादा ज्ञान से भर जाते हैं, तो कबीर दास ने भी कहा है, कोई देखा ज्ञान का पागल करके। तो बहुत ज़्यादा सांसारिक ज्ञान से आप अपने अवचेतन में प्रवेश करने में आपको कठिनाई होती है। तो ज्ञान से भी जब आप दूर चले जाते हैं तो आप वो होते हैं जो कि आप सचमुच में हैं। इसीलिए ज्ञान से भी दूर जाना कभी कभी ज़रूरी होता है। जा पाते हैं लोग, आप जा पाती हैं? हाँ, मैं जा पाती हूँ, कभी कभी जा पाती हूँ। अनलर्निंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम एक पेड़ को देख रहे हैं, तो हम पेड़ के बारे में कह रहे हैं ये आम का पेड़ है, ये फलाने आम का पेड़ है, मालदा है, इसमें बहुत मिठास होती है। तो हम शायद उसकी जानकारी को समझ रहे हैं, लेकिन एक पेड़ को, मेरी एक कविता भी है कि एक पेड़ को कैसे देखा जाए। आप जब तक पेड़ नहीं हो जाते हैं तब तक आप पेड़ को नहीं समझ सकते हैं। बहुत सुंदर। तो आपको उसके साथ एकाकार होने के लिए उससे भी दूर जाना पड़ेगा। अगर आप वास्तविक ज्ञान चाहते हैं तो आपको इस ज्ञान से थोड़ा इतर जाना पड़ेगा। होता उल्टा है, लोग और ज्ञान लेके उस चीज़ के पास जाते हैं तो उसको देख ही नहीं पाते हैं। जाहिर है कि नहीं देख पाएंगे। आपकी कविताओं को नीता जी मैं पढ़ूं तो कुछ शब्द बहुत ज़्यादा आते हैं उसमें, जिसमें 2 शब्द प्रमुखता से हैं, भीतर और बाहर। ये शब्द बार बार आना या बहुत ज़्यादा आना, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब तक हम भीतर से बाहर नहीं जाएंगे और बाहर से भीतर नहीं आएंगे, तब तक हम जीवन को और किसी चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। ये आवाजाही जो है मनुष्य की बाहरी दुनिया से उसकी स्मृतियों तक उसे ले जाती है और फिर उसकी संवेदनाओं से उसको जोड़ती है। तो ये भीतर बाहर का आना जाना आपका लगा ही रहेगा। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो हर समय भीतर रहे या हर समय बाहर रहे। वो कभी बाहर रहता है, कभी भीतर, फिर बाहर को भीतर ले आता है, फिर भीतर को बाहर व्यक्त करता है। तो भीतर और बाहर जब आवाजाही होती है, एक रचनाकार के लिए उसका बाहर और उसका भीतर एक तो नहीं होता होगा, अलग अलग ही होता होगा। क्या जब तक एक ना हो जाए तब तक कविता नहीं लिखी जाती है, या फिर द्वंद्व होना ज़रूरी है? दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो हम बाहर देखते हैं वो हमारे भीतर इकट्ठा हुआ,
और हमारे भीतर जो था उसने उसे देखा, और दोनों मिलकर फिर किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। तो दोनों का मिलना ज़रूरी है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आंख बंद करके हम लोग बैठ जाएंगे और हमें कोई चीज़ दिखेगी। दिख सकती है अगर हम आंख बंद करके देखने की कला सीख लें तो, लेकिन ये कला भी बहुत मुश्किल कला है। तो इसीलिए भीतर और बाहर का ये द्वंद्व सिर्फ नहीं है, ये चीज़ों को आविष्कृत करने की एक विधि है। और इस आविष्कार में आपकी दृष्टि, जो भीतर की दृष्टि है, क्या वो बाहर को उसी तरीके से देखती है या वो बाहर वालों की दृष्टि से उसको देखती है? नहीं, मेरी भीतर की दृष्टि से मैं बाहर देखती हूँ और बाहर की चीज़ों को अंदर लाकर उसे अपने परिप्रेक्ष्य में अपने ढंग से देखने की कोशिश करती हूँ। इसमें फिर निजता हावी नहीं होती है? नहीं, आप अपने से परे जाकर भी चीज़ों को देख सकते हैं। वस्तुनिष्ठ होकर अपने से अलग जाकर भी चीज़ों को देखा जा सकता है। जैसे कि एक पेड़ को देखा जा सकता है उसके साथ एकाकार होके, फूल को देखा जा सकता है उसके साथ मिलकर, उसी तरह से। और समय किस हिसाब से दर्ज होता है कविता में? ये सवाल मैं हर किसी कवि से इसलिए पूछता हूँ ताकि ये पता लगे कि हर कवि की रचना प्रक्रिया में समय का कितना बड़ा योगदान है। जैसे उपन्यास में समय दर्ज होना आसान है क्योंकि बहुत बृहद वो होता है, कहानी में उससे कम है लेकिन दर्ज हो सकता है। एक कविता में समय कैसे दर्ज होता है? देखिए, समय की शिनाख्त करना कविता का काम तो है ही, और समय की शिनाख्त करते समय वह बाहर देखता है, बाहर की चीज़ों को समेटता है और फिर उसे अपनी कविता में ढालता है। तो उस शिनाख्त में उसकी अपनी दृष्टि भी शामिल हो जाती है और समय में जो भी विद्रूपताएं चल रही हैं उनको भी वह एक अलग परिप्रेक्ष्य में पाठकों के समक्ष रख सकता है। तो वो समय अपने समय से आगे का भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अपने समय को तो दर्ज करना ही होता है। बिल्कुल, कविता ऐसा नहीं है कि अभी के समय को सिर्फ दर्ज कर रही है, वो आज के बाद को भी कर रही है, आज के पहले को भी कर रही है, क्योंकि कविता अंततः जीवन के पक्ष में लिखी जाती है, इंसानियत के पक्ष में लिखी जाती है। तो उसके लिए जो भी बेहतर होगा वो कविता दर्ज करेगी। आपकी एक कविता है निषेध। जिस समय आप ये कविता लिख रही थी या आज तक भी जो कविता का फॉर्मेट है उसमें नहीं शब्द डालें जो चल रहा था कि मैं पेड़ होना चाहता था, मैं नदी होना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, मैं बर्फ़ होना चाहता था, मैं एक साथ बर्फ़ नदी पेड़ होना चाहता था, इस तरह का एक फॉर्मेट चल रहा था। आप उससे इतर गई और आपने कविता लिखी निषेध। ये उस परिपाटी का निषेध है जिसमें एक जैसी कविताएं लिखी जा रही थी। तो क्या ये उसी परिपाटी के विरोध में लिखी गई थी कि नहीं नहीं सब एक जैसी लिख रहे हैं, मैं इसमें अगर नहीं शब्द डाल दूंगी तो ये उस पूरी की पूरी परंपरा से अलग हो जाएगी? आप कुछ पंक्तियां पढ़ें। जैसे वे हंसे जैसे कि नहीं हंसते हैं पहाड़, वे झरे जैसे कि नहीं झरते हैं झरने। लिखा ही जा रहा था आज तक भी, वे हंसे जैसे हंसते हैं पहाड़, वे झरे जैसे कि झरते हैं झरने, और अंत में हंसना झरना छाना आना बहाना मैं चाहता था ऐसा। आपने इसमें नहीं नहीं शब्द डाल दिए और अंत में लिखा जैसे कि नहीं बहती है हवा, हंसना झरना छाना आना बहना उनके निषेध हैं। तो क्या ये आपके जहन में वो पूरा फॉर्मेट था जिसमें एक जैसी कविताएं लिखी जा रही थी? नहीं, वो फॉर्मेट तो नहीं था। निषेध का मतलब है कि जैसे इन चीज़ों को जिस तरह से देखा जाता है उस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए, उससे अलग भी देखा जा सकता है। इसमें चूंकि अब तमाम सौंदर्य या जो बिंब जिनको अब तक देखा जा रहा था आप उनका निषेध कर दे रही हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि भाई जैसे झरने झरते हैं वैसे झरो, या जैसे पहाड़ हंसते हैं वैसे हंसो, जैसे नदी बहती है वैसे बहो। आप कह रही हैं कि नहीं, वैसे नहीं करना है, क्योंकि आप अलग, आपको तो अलग होकर कुछ दिखाना है। वे हंसे जैसे कि नहीं हंसते हैं नहीं हंसते हैं पहाड़।
तो ये निषेध नहीं है। वे हंसे कि जैसे नहीं हंसते हैं पहाड़, यानी वो दूसरी तरह से हंसे। तो दूसरी तरह से हंसना एक दूसरी चीज़ को दिखाना है, और निषेध के द्वारा भी किसी न किसी चीज़ को पुनर्रचित करना है। शायद यही रहा होगा कुछ। अब आप कवि से उसकी व्याख्या पूछेंगे तो उसकी शल्य चिकित्सा हो जाएगी। नहीं, वह दरअसल मैं उस समय को पकड़ना चाह रहा था जब ये कविता लिखी जा रही थी, क्योंकि आपने अधिकांश कविताएं 80 के अंत में और 90 के दशक में लिखी हैं। 90 के दशक में जितने कवि हुए हैं उन पर 90 के दशक का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा गया, और जो 90 के कवि हैं वो 80 या 70 के जो दशक के कवि हैं उनसे बहुत अलग कविताएं लिख रहे थे, प्रभावित भी थे, क्योंकि 70 वालों के दौर में एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं हुए थे, उदारीकरण नहीं आया था। 90 में आया और वो पूरा का पूरा प्रभाव उस पीढ़ी पर पड़ा। आपके ऊपर भी वो प्रभाव था क्या? नहीं, मुझ पर मैंने तो लिखा ही है कि बाहरी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, उतना ही मैं लेती हूँ जितना कि मेरा अंतर मन उसे स्वीकारता है। तो मैं उसको देखती तो हूँ, मैंने बाजार को भी देखा, पूंजीवाद को भी देखा, सबको देखा है, उनको भी दर्ज किया है, लेकिन मैं इन कविताओं के ज़्यादा करीब जाती हूँ जहाँ कि मैं अपने अंतर मन को व्याख्यायित कर पाती हूँ। तो बाजार उतना प्रभावित नहीं करता है? बाजार हम पूरे समाज को प्रभावित करता है और बहुत बुरी तरह करता है। कि आपकी तो कविताएं हैं उसके, आपने बाजार में कविता है मेरी, और बहुत बुरी तरह ही प्रभावित करता है और समझिए कि नष्ट करता है। आपकी कविता है कि बाजार स्त्री के कदमों में, या स्त्री के कदमों में बाजार आ गया। वो एक पूरी कविता ही है जिसमें स्त्री का वस्तुकरण हो रहा है, विज्ञापन भी है, बाजार भी है। तो पूछ क्या रहे थे आप? मैं तो यही भूल जाती हूँ, इतनी दवाएं खाती हूँ कि ऐसे ही भूल जाती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। अनीता जी, कविताएं जब आपकी पढ़ते हैं तो क्या स्थानीयता भी महत्व रखती है? कि छोटे शहर से अगर हम आ रहे हैं तो कविता में संवेदनात्मक पक्ष अधिक होगा, लोगों को देखने का नज़रिया बड़े शहरों जैसा नहीं होगा, ज़्यादा क्लोजनेस होगी। क्या ऐसा भी होता है? स्थानीयता आती तो है, लेकिन अगर आप उस शहर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा आएगी। जैसे स्थानीयता मेरी कविताओं में भी आई, 2-4 कविताओं में आई, लेकिन अब चूँकि रांची मेरी जन्मस्थली नहीं है, पढ़ने की जगह नहीं है, बचपन नहीं बीता है, तो वो जुड़ाव मैं नहीं महसूस कर पाती हूँ जो अपने बचपन की जगह से महसूस कर पाती हूँ। तो स्थानीयता है अच्छी चीज़, लेकिन स्थानीयता के साथ कविता जो होती है वो सार्वभौम होती है। कविता को सिर्फ हम एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं कह सकते हैं। उसी में भले ही वो चीज़ें शामिल हो जाएं तो अलग बात है, लेकिन कविता का क्षेत्र जो है और कविता का जो आकाश है वो इतना बड़ा है कि वो समय के भी पार जाता है। चलिए, जहाँ से आप बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं थोड़ा वहीं चलते हैं। बताइए थोड़ा अपने परिवार के बारे में, माँ और पिता के बारे में। कितना प्रभाव किसका आपके ऊपर ज़्यादा है? कितना कौन आपके अंदर है? देखिए, मेरा बचपन जो था वो सबसे मेरे जीवन का सुखद समय है। वो बहुत ही आनंद में बीता है, और मैंने अपने जीवन में खेल कूद से लेकर वो सारे काम किए बचपन में जो कि एक जिज्ञासु और उत्सुक बच्चे को करना चाहिए। मैंने लड़कों के भी खेल खेले सारे, गुल्ली डंडा, अंटा गोली, पतंग उड़ाना, वो सारे काम किए। उसके साथ साथ गुड़ियों का संसार, खेलना कूदना, स्कूल जाना, ये सब मेरे जेहन में बहुत ही गहरे तक बसा हुआ है। पुराने ज़माने में जब मेरे पिताजी जो थे वो सिंचाई विभाग में थे, इंजीनियर, तो बड़े बड़े मकान हुआ करते थे। देवघर में मेरा बचपन बीता, और वो बंगालियों का बड़ा बड़ा मकान था वहाँ पर, और उसमें बगीचे बहुत बड़े होते थे, और उसमें बहुत सारे आम के पेड़ थे। तो आम के पेड़ पर चढ़ना उतरना, उस पर झूले लगाकर झूलना, पटरी के किनारे किनारे स्कूल जाना, फिर स्कूल में भी जो पढ़ाई होती थी सरकारी स्कूलों में,
उस समय की पढ़ाई काफ़ी अच्छी थी और साथ साथ लेकिन उसमें आनंद भी बहुत था, क्योंकि इस तरह का दिखावा और कुछ भी उस समय न बाज़ार में था और न समाज में था। तो वो जितने भी चीज़ें थी वो सारा आनंददायक मेरा बचपन वहाँ बीता। और पिता माता की जहाँ तक बात है तो उन लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। दोनों का असर मुझ पर, मेरे ख्याल से मेरे पिता का असर ज़्यादा रहा, क्योंकि वो कविताएं भी गा गा कर सुनाते थे कभी कभी। और माँ थी तो माँ कुछ मुझसे कुछ थोड़ा इसलिए विरोध रहता था कि वो भैया को बहुत मानती थी। तो हम लोग कहते थे कि तुम भैया को ज़्यादा मानती हो और हम लोगों को कम मानती हो, लेकिन फिर भी उन्होंने हम लोगों को हमेशा आगे प्रेरणा दी बढ़ने के लिए। और उस समय बचपन में जो जितनी मेरी रुचियां थीं वो सब पूरी हुई। जैसे अभिनय बहुत अच्छा मैं करती थी और मुझे हमेशा उसमें पुरस्कार मिलते थे। क्या बात है। और मेरा बहुत मन था तो कि मैं उस क्षेत्र में आगे जाऊं। तो पापा जब भी सुनते थे तो कहते थे कि इसको पूना फिल्म इंस्टीट्यूट भेज देंगे, वहीं ये कोर्स करेगी। उसके बाद पेंटिंग में बहुत अच्छी करती थी तो उन्होंने कहा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स भेज देंगे। तो ये सब चीज़ें मैं करती रही, लेकिन चूंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा बचपन में भी कमज़ोर था तो उन लोगों को डर लगता था भेजने से कि कहीं बाहर कैसे भेजें इसको। हारमोनियम सिखाना शुरू किया, फिर जब आलाप ऊंचा पहुंचने लगा तो उन्होंने कहा नहीं सांस में दिक्कत कहीं ना तुमको आ जाए। कुछ डॉक्टरों ने कुछ डरा दिया होगा, क्योंकि बाद में मेरी शल्य चिकित्सा हुई हृदय की 2-2 बार। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि वो भी तुम मत करो। लेकिन सब में मेरी रुचि थी और वो मैं स्कूल से लेकर और अपने कॉलेज तक करती रही पूरी तरह से। और अभी भी वो कहीं दबी छिपी चीज़ें मेरे भीतर मौजूद हैं, हालांकि वो अब समझिए कि अब नहीं के करीब हैं, फिर भी वो मुझे आकर्षित करती हैं। और जब वो मैं चीज़ें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मतलब मेरा भी एक दिन सपना ये था। मुझे लगता था कि जो सिनेमा देखना मुझे बहुत पसंद था, तो सिनेमा हॉल का जो गेट कीपर है वो कितना खुशनसीब आदमी है, वो तीनों शो देखता है। मुझे लगता था कि इससे अच्छा आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो लोग हंसते भी थे, लेकिन अब थी उस समय का यही मेरी रुचि थी, यही प्रभाव था। अभी भी मन करता है अभिनय करने का? और अब क्या करेगा मन, अब तो नहीं करता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कर सकती थी। अगर मैं उस समय सही समय वक्त पे जाती तो शायद मैं कर सकती थी। कविता लिखना शुरू किया तो कहा नहीं कविता का स्कूल नहीं खोजा कोई? हालांकि होता ही नहीं है। कविता लिखना जब मैंने शुरू किया ना तो मेरे पिताजी की उस समय मृत्यु हो गई थी। तो एक किताब मैंने उनको समर्पित की है। जी। तो वो तो उसको नहीं देख पाए, लेकिन माँ को बहुत अच्छा लगा। अरे वाह। और उन्होंने कहा कि मतलब तुम बहुत अच्छा, तुमने वो काम किए हैं जो मेरे घर में किसी ने नहीं किया है। वाह। क्योंकि तुम टॉपर रही दोनों बीए और एमए में, मेरे घर में टॉपर कोई नहीं हुआ। हालांकि सब अच्छे थे लेकिन ये नहीं हुआ। तुम रेडियो स्टेशन गई, तुम दूरदर्शन गई, तुमने कविताएं पढ़ी मंच पर, तो तुमने नाटक किए, तुमने पुरस्कार जीते। तो ये सब काम तुम्हारे बाकी भाई बहनों ने उतना नहीं किया, हालांकि वो सब बहुत तेज थे पढ़ने में। तो ये था। जो हृदय की शल्य चिकित्सा वाली बात आपने कही, एक कविता है आपकी हृदय। हाँ। उस पर उसका असर है। बिल्कुल है। तो पढ़ते हुए मुझे लगा, मैंने कहा कैसे पूछूं इस चीज़ को, आपने खुद कह दिया, वो अच्छा हुआ। क्योंकि आप सपने देखने की जब बात कह रही हैं उसमें हृदय की भूमिका आप ज़्यादा बताती हैं। तो आपके सपनों के साथ मैं वो कनेक्ट इस समय कर पा रहा हूँ हृदय वाली बात को। तो वो पढ़ के अब पता लग रहा है कि वो कविता कैसे लिखी गई होगी। तो वो भी 2 बार हुई ना, एक बार 90 में हुई और फिर उसके बाद उस समय तो एक तरह से मैं चल ही बसी थी, लेकिन मैं बच गई। और चूँकि नया स्कॉट उस समय खुला था दिल्ली में, उसके पहले हार्ट का ऑपरेशन यहाँ होता नहीं था भारतवर्ष में। तो अचानक हुआ, फिर गए, तबीयत ख़राब थी बहुत। डॉक्टरों ने कहा कि 20 दिन से ज़्यादा चलेगी नहीं, इसका हार्ट तो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है 20 किलोमीटर की रफ्तार से, तो कितने माइल चल पाएगी। तो खैर वो वहीं तुरंत हुआ और उसके बाद मैं ठीक भी हुई। 2005 में दोबारा शल्य चिकित्सा हुई, उसमें मेरा वाल्व चेंज किया गया।
फिर कुल मिला के मेरे 9 ऑपरेशन हुए, मतलब पूरा मैं चलता फिरता एक चमत्कारी हूँ, अभी तक मैं जीवित हूँ। अरे आप स्वस्थ रहें। जो स्त्रियों को लेकर लेखन है, जहाँ स्त्रियाँ केंद्र में हैं, ये जो जेंडर को लेकर भाव है कि नहीं गैर बराबरी है या स्त्रियों के हवाले से मुझे लिखना है, ये कब मन में आया था या प्रभाव किसका था कि जो इस तरह से कविताएं लिखना शुरू किया? बिना किसी प्रभाव के लिखा। जो मुझे लगा कि ये दुख है जीवन का, उसको लिखा जाना चाहिए। ऐसे स्त्री विमर्श के मैं कोई भी जो भी जरा सा भी रैशनल होगा वो स्त्री विमर्श के विपरीत नहीं होगा, क्योंकि स्त्री विमर्श क्या कहता है सिर्फ कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को भी उतना ही हक मिलना चाहिए जितना पुरुष को है। लेकिन जहाँ पुरुष विरोधी हो जाता है वो गड़बड़ हो जाती है बात। पुरुष विरोधी नहीं है, फेमिनिस्ट होना, हर अच्छा आदमी, हर इंसान फेमिनिस्ट होगा, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। क्या पुरुष नहीं मानते हैं कि स्त्रियों को बराबर का हक मिलना चाहिए? सभी मानेंगे मेरे ख्याल से, जो भी इंसान होगा। तो इसमें मुझे ठीक लगता है। लेकिन स्त्री विमर्श के नाम पर जो चीज़ें होती हैं कि आप पुरुष का विरोध करिए, रेडिकलाइजेशन पितृसत्तात्मकता अगर स्त्री में है तो पुरुष भी उसके शिकार है, क्योंकि पुरुष को भी कहा जाता है कि आप रो नहीं सकते हो, तुम मर्द बनो। भाई क्यों बनो? तुम क्यों नहीं रो सकते हो? तुम्हें दुख नहीं होता है और रोने नहीं दोगे तुम उसको। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें घालमेल हो जाती हैं। और जो झंडा लेके चल पड़ते हैं लोग, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। आप अपना अधिकार लीजिए और वो बिल्कुल इंसानियत के पक्ष में है, चाहे कोई भी विमर्श हो। लेकिन इसको बांट बांट के मत कीजिए। ये भी समाज का वही एक तरह से एक समस्या है जैसे कि बाकी समस्याएं, बेरोजगारी है या जो भी है, उस तरह स्त्री। और आप जो स्त्री विमर्श करेंगे, किस स्त्री का विमर्श करेंगे? पहले ये भी तो देखिए कि हमारी भारत की भूमि में स्त्रियों के कितने रूप हैं। अब हम जो लिख रहे हैं वो क्या गांव की स्त्रियां पढ़ रही हैं? वो क्या जान रही हैं उनके बारे में? ठीक बात। और उनका शोषण किस स्तर पे हो रहा है वो हम क्या जान पा रहे हैं? और अभी भी ये चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर कैसे, मतलब इसको पहले आप ऊपर से लिख देने से तो बात नहीं बनेगी ना। आप इसके लिए इसके मूल में जाना पड़ेगा कि हम शिक्षा को इतना दुरुस्त करें और संस्कार को बदलें। अगर हम संस्कार को नहीं बदलते हैं, समाज के अंतर मन को नहीं बदलते हैं, तो ये चीज़ तो कभी जाएगी नहीं। संस्कार को बदलना मतलब आपको जो शिक्षा दी गई आपके घर में ही, आपकी माँ के द्वारा, वहीं से ये बदलाव होना चाहिए। और वो तभी होगा जब सही शिक्षा दी जाएगी कि स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है। क्योंकि अंतर क्या, अंतर तो कुछ है नहीं, न दिमाग में अंतर है, न बुद्धि में अंतर है, न कुछ है। अब 2-4 अंग अलग हैं तो बहुत सारे लोग हैं जिनके अंग अलग हैं। अब कोई व्हील चेयर पर है तो उसको क्या वोट का अधिकार आप नहीं देंगे? बल्कि साहित्य कोई जेंडर वाला होता ही नहीं है। अब स्त्री कवि क्यों कहते हैं? आप कवि कहिए, पुरुष कवि, अरे कवि है। अब कवयित्री और ये सब, मैंने इसलिए शुरू में परिचय में कवि बोला। हाँ ठीक किया। मैं एक बार टोका जा चुका हूँ इस चीज़ पर। हाँ। तब मुझे लगा कि नहीं, बात तो सही है। नहीं, कवि तो कवि होता है ना, तो उसके लिए आप स्त्री शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? और कविता भी तो होती है जो सार्वभौम होती है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्त्रियां हैं जो कहती हैं कि नहीं, स्त्री के लिए लेखन एक अलग चीज़ है, पुरुष के लिए लेखन एक अलग चीज़ है, क्योंकि पुरुषों के लेखन में स्त्रियों की दुनिया शामिल नहीं है। हमारे लिए हमारी जो दुनिया है वो हमारे लेखन में आएगी। आप बताइए, शरद चंद्र ने जो स्त्रियों के दुख लिखे, हाँ, वो क्या कोई स्त्री लिख पाएगी? तो कहाँ से उन्होंने लिख दिया? ऐसा थोड़ा ही है। जब हम लिखते हैं कुछ तो हम एक तरह से समझिए परकाया प्रवेश करते हैं और उसके दुख को महसूस करके ही आप लिख सकते हैं। ये नहीं कि हम स्त्री हैं तो पुरुष का दुख नहीं लिख सकते हैं। नहीं, कहानी में तो ये संभव है परकाया प्रवेश। हाँ। कविता में कैसे संभव है? कविता में क्यों नहीं? तो कविता में हम अपनी बात उसी को संश्लिष्ट रूप में कह रहे हैं ना, विचार के साथ कह रहे हैं, तो क्यों नहीं संभव है? क्योंकि वहां तो आप पात्रों के भीतर कर रहे होते हैं। हाँ। यहाँ पर परकाया प्रवेश, यहाँ तो पात्र के अनुसार कविता नहीं लिखी जा रही है, यहाँ तो आप ही हैं, आप ही की संवेदना है, तो यहाँ परकाया प्रवेश कैसे होगा? जैसे मैं स्त्री हूँ
और मैं किसी पुरुष का दुख अगर बयान करना चाहती हूँ तो मैं उसके जैसा सोच करके, उसके भीतर जाकर उसके जैसा महसूस करके उसका दुख क्यों नहीं लिख सकती हूँ कि आज मेरी आंखों में आंसू, जो भी मैं कहूँ इस कारण से है, इस कारण से है, क्यों नहीं बताया जा सकता है। अब दलित का दलित ही ठीक है, भोगा हुआ यथार्थ सत्य सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता है कि वही लेखन बेहतर है। लेखन जो है वो इस स्तर पर भी हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति भी उसको लिखे। अब प्रेमचंद ने अगर किसानों का सारा दुख लिख दिया और सबकी पीड़ा लिखी तो वो खुद तो हल नहीं चला रहे थे ना जाकर। अब जैसे ये कविता है आपकी स्त्री का चेहरा, जो मैंने शुरुआत में जिसका एक पोर्शन पढ़ा भी कि एक हंसी है जो पछतावे जैसी है और मायूसी उम्मीद की तरह, एक सरलता है जो सिर्फ झुकना जानती है, एक घृणा है जो कभी प्रेम का विरोध नहीं करती, आईने की तरह है स्त्री का चेहरा जिसमें पुरुष अपना चेहरा देखता है, बाल संवारता है, मुंह बिचकाता है, अपने ताकतवर होने की शर्म छिपाता है। अब यहाँ पर क्या आप स्त्री दृष्टि से ही उस चीज़ को देख रही थी, पुरुष को, या जेंडर निरपेक्ष होकर ये कविता लिखी जा रही थी? जेंडर निरपेक्ष होकर ही है, स्त्री दृष्टि भी है और जेंडर निरपेक्ष भी है, दोनों एक साथ कैसे? अरे तो आप अगर स्थिति देखेंगे समाज की तो ये है, क्योंकि संस्कार में स्त्री को ये सिखाया गया है, लेकिन इसमें यही चीज़ सही है ये जरूरी नहीं है। ये बस एक वर्णन है कि ऐसा स्त्रियों का रूप है हमारे समाज में। आपकी कविताओं को पढ़ते हुए एक बहुत अच्छी चीज़, या कहूँ कि बाकियों से अलग, ये लगता है बहुत कोमल शब्दावली है, बहुत क्रूर शब्दावली नहीं है। आप किसी चीज़ का विरोध भी कर रही हैं तो सुर पंचम नहीं है उसका। क्या सुर पंचम करना या झंडा उठाना ज़रूरी होता है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि कविता का मूल उद्देश्य है कि वो संवेदना को दूसरे तक पहुंचा दे, और संवेदना पहुंचेगी तभी कोई बदलाव संभव है। अगर आप क्रांति की भी कविता कहते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि क्रूर भाषा में कहेंगे तब वो पहुंचेगी। आप अगर मनुष्य के अंतर को बदलेंगे तो वो क्रांति करने के लिए प्रस्तुत हो सकता है। तो वो कोमल भाषा में भी चीज़ कही जा सकती है। जैसे अभी आपने बोला कि जेंडर निरपेक्ष होकर कविता, तो जैसे आपकी कविता है दोष, अब ये जेंडर निरपेक्ष होकर नहीं लिखी गई कविता है। नहीं, इसमें चूंकि स्त्री की व्यथा इसलिए वो आप कह रहे हैं। हाँ, वो नहीं है। आप देता हाँ, इसमें आप कह सकते हैं। हाँ। कि जब आप इस तरह की कविताएं लिखती हैं और जिस भाषा या जिस बिंबों का इस्तेमाल आपको करना है, अगर वो बिंब आपको नहीं मिल पा रहा है तो शब्दों की खोज एक कवि को कैसे होती है? क्या आसपास के शब्दों से काम चल जाता है, या जब तक वो शब्द नहीं मिलता तब तक कविता ठहरी रहती है? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि कविता जो है वो मेरे जब आना शुरू होती है ना तो वो आ जाती है अपने आप, अपना शिल्प लेकर खुद आती है और वो बनती चली जाती है। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं रात को 2 बजे उठती हूँ और 2-4 कविताएं लिखकर सो जाती थी पहले, एक ड्राफ्ट में। हाँ, एक ड्राफ्ट में। अरे वाह। और वही सबसे अच्छी कविताएं बनती थी। वो कहाँ से आती है चीज़ मुझे नहीं पता, वो शायद कोई रसायन अंदर बनता होगा और वो अचानक, कहते हैं ना कि कविता तो हर जगह बिखरी है, आपका कोई स्पार्क उसको लग जाता है तो आप उसे टच करते हैं और एनर्जी आपके भीतर आई और आपने उसको निकाल दिया। तो वो अपना शिल्प लेकर खुद आई और वो चली आई। एक और कविता है आपकी, वैन गॉग के अंतिम आत्मचित्र से बातचीत। वो कविता लिखते हुए आपने वैन गॉग के हिसाब से सोचा होगा, या फिर अपने आप को उस चित्र में ढालकर तब वो आत्मचिंतन किया होगा? मेरे पास पेंटिंग की एक किताब थी, उसमें वैन गॉग का वो पोर्ट्रेट था। उसको मैंने बहुत ध्यान से, मैं बहुत समय तक देखती रही, और देखते देखते, चूँकि पेंटिंग से मेरी रुचि रही है, तो देखते देखते वो कविता मेरे भीतर आने लगी। फिर मैंने बहुत ध्यान से उस पोर्ट्रेट को देखा, वैन गॉग के जीवन के बारे में भी जाना, और उसके बाद वो कविता संभव हुई। उस कविता से मतलब लिखने के बाद लगा कि मुझे लगा, बहुत संतुष्टि हुई थी। हाँ, मैं वही पूछ रहा था। बहुत संतुष्टि हुई थी मुझे लगा कि मुझे जो बात कहनी थी वो मैंने कह दी। और वो जो किताब आई थी लस्ट फॉर लाइफ, वो मैंने पढ़ी,
उसमें देखा कि जब उसको मैंने पढ़ा बहुत बाद में, तो मुझे लगा कि अरे मैंने ये इसको कैसे लिखा, जबकि मैं इसके बारे में जानती नहीं थी, मतलब उनके जीवन के बारे में इतना कुछ। एक बात यहाँ पर ये भी कि जब आप कविताएं लिख रही होती हैं तो एक तो जैसे आपने बताया कि एक ड्राफ्ट में कई बार कविताएं आपकी पूरी हो जाती हैं। पहला पाठक उन कविताओं का कौन होता है? मैं ही होती हूँ। इसलिए पूछा, आपके घर में एक आलोचक भी हैं? नहीं, आलोचक से मैं जल्दी नहीं सुनाती हूँ, क्योंकि आलोचक अपनी दृष्टि से उसको देखता है और वो उनका चश्मा अलग है, मेरा थोड़ा चश्मा अलग है। तो आलोचक देखेंगे तो बोलेंगे और इसमें ये होना चाहिए, उसमें वो होना चाहिए। तो मैं कभी कभी मैं दिखाती हूँ, उनको सुनाती हूँ जाकर, तो बोलते हैं हाँ अच्छी कविता है। लेकिन ऐसे मैं खुद ही, मुझे पता चल जाता है कि ये कविता बनी है, ये नहीं बनी है, ये मेरा अंतर्मन मुझे बताता है। और ये कमज़ोर पड़ रही है, ये पंक्ति बेकार है, ये सब काटना छांटना, ये सब मैं बाद में कभी कभी कुछ कविताओं में करती हूँ, और बहुत सारे शब्द भी हटा देती हूँ। और इसमें मुझे कुछ कवियों ने भी कुछ समझाया कि ऐसे आपको करना है, मतलब करना चाहिए, कविता में ज़्यादा विशेषण नहीं आने चाहिए। चंद्रकांत देवताले, उनसे बड़ी बड़ी बात होती थी, लंबी, बहुत मानते थे, तो वो उन्होंने भी समझाया। फिर और भी थे, विष्णु जी से बात होती थी, मंगलेश जी से बात होती थी। तो काट छाट कैसे करनी है, पहले एक फ्लो में मैं बहुत सारी चीज़ें लिख देती थी, फिर मुझे लगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं है, इसको संश्लिष्ट करना है, जो कविता की मूल चीज़ है, कि हमें कम शब्दों में और पॉज में भी बात करनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पॉज वाली बात। ये बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि मौन सबसे ज़्यादा मुखर होता है, सबसे ज़्यादा मुखर है। और अगर वो कविता को कभी भी क्लोज नहीं करना है, उसको खुला छोड़ देना है। मतलब उसकी जो अंतिम पंक्ति है ना, वहाँ हर पाठक को अपनी जगह मिलनी चाहिए। उसको बंद करके डिब्बे में नहीं बंद करना है, खुला छोड़ना है कि हर अपने हिसाब से उसको देखता रहे, यानी ओपन एंडेड हो, हर कोई अपना पाठ उस हिसाब से कर सके, या उसके बाद भी कविता बची रहे। हाँ, मैं यही पूछ रहा था कि कोई कविता ऐसा होता है कि वो लगता हो ये पूर्ण कविता है? पूर्ण कविता तो मुझे बिना पूर्णता के तो मैं लिखती ही नहीं हूँ ना। मैं शुरू से परफेक्शनिस्ट रही हूँ बहुत ज़्यादा। और एक बार वो क्या परमानंद श्रीवास्तव जी ने अपनी कोई आलोचना की पुस्तक उनकी कविता पढ़ती, उसमें उन्होंने लिखा कि अनीता वर्मा की कविताएं इतनी पूर्ण हैं कि संदिग्ध लगती हैं। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। तो फिर उनसे जब बात हुई तो मैंने कहा कि आपने ये बात क्यों लिखी है? तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, इतनी पूर्णता कविता में हो ही नहीं सकती है ना। ये मैंने क्रिटिसिज्म में नहीं लिखा है, तो आलोचना नहीं की है, बल्कि मैं बता रही हूँ कविता मैं कह रहा हूँ कि कविता बहुत ही पूर्ण है, पूरी तरह से बनी हुई है। ऐसा ही होना संदेह पैदा करता है। तो मैंने कहा लेकिन सुनने से तो नेगेटिव लग रहा है ना, कि आप लिख रहे हैं कि संदिग्ध है। संदिग्ध का मतलब समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए आलोचकों से डर लगता है? नहीं, मुझे किसी से डर वर नहीं लगता है, मुझे दुनिया में किसी से डर नहीं लगता। मैं दुख झेल चुकी हूँ ना, कि मुझे किसी चीज़ से अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मतलब आप कहिए कि डर लगता है, डर अंधेरे से न लगता है, ना कोई चीज़ से, ना भूत चुड़ैल, किसी चीज़ से मुझे डर नहीं लगता है। उसके कारण मेरा थोड़ा अध्यात्म भी है। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था कि 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपका दखल है। कविता तो है ही, उसके अलावा दर्शन और चित्रकला, इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा दखल है। दर्शन साहित्य को या आपकी रचना कर्म को किस तरह से प्रभावित करता है? कविता खुद ही दर्शन है, क्योंकि दर्शन मतलब दृष्टि, आप कैसे देख रहे हैं चीज़ों को, तो वो अपने आप में जब वो चीज़ आएगी तो आप कुछ देख रहे हैं तभी तो दिखा रहे हैं ना, या उसको बता रहे हैं, तो वो खुद अपने आप में ही एक दर्शन है। और दर्शन मतलब अध्यात्म से जो जुड़ा हुआ है, वो तो ऐसी चीज़ है जिसको बताना बहुत कठिन है। मतलब उसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और इतनी सारी चीज़ों से गुजरने के बाद मैं उस तरफ भी थोड़ा चली गई, और इसके कारण थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन, ये सब में मैं चली गई। तो और उसमें मुझे बहुत आनंद आता है। इसके कारण भी ये लिखने में थोड़ी जो रुकावट आती रहती है वो होता है, क्योंकि अधिकतर समय मेरा मस्तिष्क भी शून्य हो जाता है।
एक तो दवाओं के कारण और एक अध्यात्म के कारण। ये जो अध्यात्म है ये धर्म से जुड़ा हुआ है? नहीं नहीं, ये अंतर यात्रा है जिसमें आप बिल्कुल प्रकाशित हो जाते हैं भीतर से। क्योंकि जब आप उस स्तर पे पहुंच जाते हैं तो आप एक समझिए कि गोल्डन लाइट के भीतर बैठ जाते हैं और उस समय आपको कुछ भी नहीं दिखता है संसार में, न कोई बात आपके भीतर आती है न बाहर जाती है। तो उसमें जो सुकून है, जो आनंद है, वो शायद मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं है। एक कविता की तरफ आ रहा हूँ, जुलाई। मेरी पसंदीदा कविता है। क्या हुआ था जुलाई में? बहुतों को पसंद है। वो बहुत अच्छी कविता है। कैसे और क्यों लिखी गई थी, खासतौर पर जुलाई? पता नहीं हाँ। वो कैसे पता चलेगा कैसे क्यों लिखी गई थी? नहीं, जैसे जुलाई के महीने में बारिश और हरे पत्तों के बीच मेरी आंखें सोती हैं तुम्हारी आंखों पर। प्रेम की कविता है। तो ये प्रेम में रहते हुए ही लिखी थी या उसके बाद लिखी गई थी? प्रेम में रहते हुए लिखी थी। बहुत अच्छी कविता है, बहुत लोगों को बहुत पसंद है और अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी हैं इसके। आमतौर पर महीनों पर जब कविताएं लिखते हैं तो प्रेम फरवरी से अधिक जुड़ा हुआ है लोगों के जीवन में, बसंत से अधिक जुड़ा हुआ है। जुलाई से जुड़े होने पर मुझे जिज्ञासा जगी कि भाई जुलाई से क्यों जुड़ा हुआ है, एक बार पूछ के देखता हूँ ऐसा क्या था। बारिश शुरू होती है ना। हाँ। और बारिश मुझे बहुत पसंद है। बारिश का महीना मतलब मेरे लिए सबसे ऊर्जा वाली ऋतु होती है। मेरा आकाश बरसता रहता है, भीगती रहती है मिट्टी, मुझे बहुत आकर्षित करती है। हालांकि सारी ऋतुएं सुंदर होती हैं लेकिन बारिश मुझे खास करके अपनी ओर खींचती है। तो इसीलिए शायद ये कविता जुलाई से शुरू हो गई। मुझे लगा कोई स्पेसिफिक दिन है क्या? नहीं, दिन नहीं है कुछ भी। आप और रवि जी मिले होंगे संभवतः कि कोई कविता। इतना भी सांसारिक नहीं है। अरे नहीं, अब तो आध्यात्म और दर्शन की तरफ आप जा चुकी हैं। हाँ, उस समय नहीं गई थी, उतना ज़्यादा नहीं गई थी। एक बार एक बात ये उठती है कि मंगलेश जी का आपकी कविताओं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। हाँ। कहीं कहीं पर वो शैली और वो मैच होती है बहुत ज़्यादा। कभी लगता नहीं है कि अगर किसी का प्रभाव आपके ऊपर दर्शाया जा रहा है, आपकी कविताओं की अगर समीक्षा भी लिखी जा रही है तो उसमें मंगलेश राग करके लिखा जा रहा है कि आप उस स्कूल से आती हैं या उस थॉट ऑफ स्कूल से आती हैं, तो मेरी प्रतिभा को कमतर करके आंका जा रहा है। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मेरी प्रतिभा को कम, क्योंकि मेरी कविताएं मंगलेश जी से बहुत अलग हैं। डिक्शन थोड़ा बहुत होगा उसमें, शिल्प में, और वो इसलिए भी है कि मंगलेश जी बहुत मानते थे। और मेरा जब ऑपरेशन हुआ उस समय तो विष्णु जी, मंगलेश जी मतलब हमेशा ही आकर घंटों घंटों बैठते थे। तो और उनकी कविताएं भी मुझे बहुत पसंद थी, तो इसके कारण पढ़ते पढ़ते भी शायद वो चीज़ आ गई होगी, क्योंकि उसका असर तो पड़ता ही पड़ता है। और क्या पूछ रहे थे? ये सबसे अच्छा है इस इंटरव्यू में। दर्शक भी सोचेंगे कि कितनी भुलक्कड़ है। नहीं, मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि चीज़ें भूल जाना चाहिए कभी कभी। वो नहीं, तो मैं तो जितनी भी बुरी चीज़ें होती हैं सब भूल जाती हूँ। इतना बुरा तो इंटरव्यू नहीं जा रहा है। नहीं, इंटरव्यू के बारे में नहीं कह रही हूँ, अपने जीवन में जो भी घटित हुआ मेरे, कि जैसे जो भी बीमारी का समय बीता, ये सब मैं कभी रिपीट नहीं करती हूँ। उसको मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि रिपीट करने से आपको तकलीफ होगी, तो आप उसको डिलीट करते चलिए। यहाँ तक कि जो आदमी भी नहीं पसंद है उसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ। हाँ, जैसे नंबर डिलीट करते हैं, मैं अपने मस्तिष्क से डिलीट कर देती हूँ। बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन हो जाता है। तरीका आप बोलिएगा तो इंटरव्यू के बाद मैं आपको बता दूंगी। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपका दुख कम हो जाएगा। क्योंकि जीवन में दुख देने वाले लोग ज़्यादा हैं ना। करेक्ट। और आपको ऊर्जा देने वाले लोग कम हैं। सही बात। तो इसीलिए ऊर्जा जितना मिले आपके हर तरफ है, आप उससे लीजिए, और जो चीज़ें दुख देती हैं उसको हटाइए। बहुत ज़रूरी है नकारात्मकता को निकालना। ये सवाल मुझे रवि जी से पूछना चाहिए था, मैंने उनसे तो नहीं पूछा। अब लग रहा है कि मुझे पूछ लेना चाहिए था। दाम्पत्य जीवन में जब दो रचनाकार एक घर में होते हैं तो एक दूसरे का दखल अधिक होता है
या एक दूसरे का सहयोग अधिक होता है? क्या एक दूसरे से प्रभावित होते हैं या स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में काम किया जा सकता है? हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मैं अपने काम में स्वतंत्र हूँ, वो अपने काम में स्वतंत्र हैं। मिलना जुलना, यहाँ तक कि आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि हम लोग पति पत्नी हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि जैसे किसी ने रवि जी को फ़ोन किया और कहा कि आप कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा एड्रेस है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो अनीता वर्मा भी रहती हैं। तो उन्होंने कहा हाँ रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि तब क्या, मैं भी वहीं रहता हूँ, मैं उन्हीं के घर में रहता हूँ। इन्होंने तो फिर उन्होंने कहा कि फिर वो आश्चर्य में पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि रवि जी ने कहा कि वो मेरी पत्नी है। और बहुत सारे लोग, बल्कि रामजी राय ने तो इतनी लड़ाई की इनसे कि आपने बताया क्यों नहीं कि ये आपकी पत्नी है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं ये बहुत सारी बातें। तो रवि जी अच्छी बात है, अच्छी बात है ना कि दोनों स्वतंत्र हैं। और मैं उनके काम में कोई दखल नहीं देती हूँ, वो मेरे काम में कोई दखल नहीं देते। उनकी जो वैचारिकी है उसका प्रभाव तो, चूंकि घर में वो बातें होती होंगी, दिन रात वही बात होती है। भाई आलोचक होगा तो ज़्यादा बोलेगा ही वो। और मैं दिन रात सुनती भी हूँ उसको। और मैं मुझे वो बातें सब याद हो गई हैं उनकी कि वो चलती रहती हैं और कोई आता जाता तो आपके रचना कर्म को प्रभावित करती होंगी? नहीं, मुझे नहीं करती है ना, क्योंकि मैं सहमत होंगी तब प्रभावित करेंगी। मैं अगर उससे कुछ अलग हूँ, मेरा व्यक्तित्व अलग है, मेरी सोच अलग है, तो वो शायद मेरे सोच में ना जा पाए, मैं शायद उनकी सोच में। जैसे आपकी कुछ राजनीतिक कविताएं भी हैं। हाँ। तो वो मेरी अपनी सोच है। लेकिन हम लोग का जीवन बहुत ही स्वतंत्र रहा है। और आपस में भी बिल्कुल जैसे बहस होती है, किसी साहित्यिक मसले पर भी बहस होती है, और बिल्कुल बराबरी के स्तर पे होती है। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी है तो दब रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत सहमति हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने पर कायम है, मैं अपने पर कायम हूँ। दिल्ली से इतना दूर है, दूसरा गढ़ भोपाल से बहुत दूर है, इलाहाबाद से बहुत दूर है। ये सब चीज़ें जो साहित्य के गढ़ एक समय पर रहे या अभी हैं, इन सब से दूर रहना आपकी रचना कर्म के लिए सहायक रहा या कुछ दिक्कत पैदा हुई या हानि हुई इसकी? नहीं, बहुत सहायक रहा। और मैं उसमें जाना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ अभी तो फेसबुक सबके लिए उपलब्ध है। मैं देखती हूँ दिन रात वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं और एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है, ट्रोलिंग हो रही है, ये सब मैं बहुत कम उसमें देखती हूँ। मेरी साहित्य की दुनिया में किसी से बात नहीं होती है, एक भी रचनाकार से बात नहीं होती है। घर वालों से बात होती है, रोज़ 2-3 फ़ोन, लेकिन बाकी किसी से मेरी कोई बात नहीं होती है। तो मुझे लगता है मेरे लिए वो ज़्यादा अच्छा है, वो एकांत मेरे लिए बढ़िया है। दोस्त कम है या आप एकांत प्रिय हैं? मेरे दोस्त बहुत हैं, लेकिन मतलब मैं बहुत लोगों की दोस्त हूँ, लेकिन मेरा दोस्त कोई नहीं है, क्योंकि मैं अपने दुख किसी को कहती नहीं हूँ। मैं अपनी दोस्त सबसे अच्छी खुद हूँ। अपनी चीज़ें मैं खुद को ही बताती हूँ, ना भी बताऊँ तो वो तो जानता ही जानता है। ऐसे मेरे मतलब मुझे दोस्त मानने वाले की संख्या बहुत बड़ी है। यहाँ तक कि आप ऐसा समझेंगे कि अब अगर मैं रिक्शे पर जा रही हूँ तो रिक्शे वाला भी सारा दुख अपना मुझे सुना जाता है कि आज ऐसे हुआ, देखिए दीदी ऐसे हो गया, वो हो गया। चाहे कोई ड्राइवर है वो अपने घर का बता रहा है, मतलब सारे लोग अपना दुख बताते हैं मुझसे। लेकिन मैं अपना दुख, मुझे पसंद नहीं है अपने बारे में, शायद मैं बिल्कुल बोलना पसंद नहीं करती हूँ। आप समझिए कि जो चेखव की कहानी है, एक तीसरे दर्जे का यात्री शायद कहानी है, जिसमें कि एक अभय की, नहीं मुझे वो भी नहीं याद आ रहा है ठीक से, लेकिन शायद है कि उसमें एक आदमी बैठा है तीसरे दर्जे में ट्रेन में, और उसके सामने कोई आदमी बैठा है। तो एक नर्तकी है जो उस ट्रेन में कहीं है, वो स्टेशन पे उतरती है तो बहुत भीड़ लगी हुई है उसको देखने के लिए, और लोग उसका बहुत सम्मान कर रहे हैं, जैसे आजकल करते हैं लोग सामान्य रूप से। तो वो आदमी बोलता है देखो ये कितनी प्रसिद्ध है, ये है वो है, उससे आदमी से बोल रहा है। तो वो थोड़ी देर सुनता रहता है, उसके बाद बोलता है कि आपको पता है कि फ़लाना पुल किसने बनाया था? तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता है। आपको पता है ये बिल्डिंग किसने बनाई थी? तो बोला नहीं पता है। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन करता है, फिर बोलता है कि मैं आपको इसका नाम बताता हूँ। नाम बताता है
तो बोलता है अच्छा मुझे नहीं पता था। बोले मैं वही आदमी हूँ। तो ठीक है, तीसरे दर्जे का यात्री, उसकी खबर किसी को नहीं है, लेकिन वो इतने बड़े बड़े काम कर, इसका मतलब नहीं कि मैं बड़े काम कर रही हूँ, कोई ये कहने का मेरा तात्पर्य नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि कोने में बैठ के दुनिया को ऑब्जर्व करो, पीछे बैठ जाओ कोने में, देखो, और लाइमलाइट में आना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। कविताओं में, इसीलिए जो आप दुख की बात कर रही थी, कविताओं में दुख और नॉस्टैल्जिया इसलिए बहुत ज़्यादा आता भी है संभवतः आपके यहाँ। आकांक्षा तो होती ही होगी, दिल्ली इतना कुछ लोगों को दे रही है, आपको इस बात का मलाल रहता है कि जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला? मैं बिल्कुल महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अपना काम कर दिया, मैंने कविताएं लिख दी और वो अब मेरी नहीं है, अब वो मुझसे अलग हो गई हैं। तो मुझे ना कुछ पाने का दुख है ना कुछ खोने का दुख है, और मन भी नहीं करता है कि मुझे ये मिले वो मिले। लेकिन जब मैं बहुत देखती हूँ कि औसत दर्जे की प्रतिभाएं जो हैं वो बहुत फल फूल रही हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि अच्छा चलो ज़माना ही यही है, अभी क्या कहा जाए। जितना काम किया उस सबसे संतुष्ट है? हाँ, जो किया वो मन से किया। जल्दी जल्दी लिखना होगा? अब ये तो वक्त पर निर्भर है, क्या स्थिति रहेगी, क्या दशा रहेगी, मैं रहूँगी कि नहीं रहूँगी। अरे नहीं, ऐसे उसी पर निर्भर करता है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं तीसरा संग्रह अपना निकाल कर ही जाऊँ। जाना कहाँ है, सब ठीक है। नहीं, एक दिन तो सबको जाना है, पता ही है। लेकिन चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कविताएं कुछ हो गई हैं इकट्ठी, और भी कुछ हो जाएंगी तो फिर शायद मैं संग्रह निकाल दूं। कोई ऐसा काम जो आप करना चाहती थी, नहीं कर पाई? मुझे पता था आप यही पूछेंगे मुझसे। अंतिम सवाल ही होता ही है मेरा। हाँ, मुझे ना कुछ करना है। अरे कोई ऐसा काम, मैं बस यही चाहती हूँ कि लोगों के लिए मैं अच्छे सकारात्मक वाइब्रेशन दे सकूं, लोगों की हीलिंग कर सकूं, उनके दुख में शामिल रहूं, और जीवन में कहीं ना कहीं से लोगों को मदद पहुंचाऊं। बहुत सुंदर, ऐसे ही लिखती रहें, तीसरा संग्रह जल्दी आए, सक्रिय रहें। दिल्ली से दूर अगर रह के रचनात्मक ऊर्जा बरकरार रहती है तो उसमें और वृद्धि हो, लेकिन आप केंद्र में भी आएँ। कविताएं बहुत अच्छी हैं, ऐसे ही लिखती रहें, और मैं चाहूँगा कि नई पीढ़ी आपको पढ़कर सीखे कि एक स्वर ऐसा भी है जो दूर एकांत में इस तरीके से रच रहा है, और बिना क्रूर हुए, भाषा में बिना हिंस्र हुए अपनी बात उतने ही ज़ोरदार तरीके से कह रहा है जैसे अब कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संगत के लिए, आपने समय दिया, इतनी देर तक बैठी रहीं आप। मैं चाहता हूँ ये कार्यक्रम आपकी कविता से अंत हो। आपका भी बहुत शुक्रिया। कौन सी कविता पढ़ूं, आप ही बता दीजिए। आपका जो मन करे। कविता है खुशी के रहस्य। वे हमारे दिमाग पढ़ते हैं, अपने अपने आईने में आसान भाषा में बताते हैं खुशी के रहस्य। स्त्रियां पेश करती हैं सपनों की एक टोकरी, जिसके सभी फल हमेशा से मीठे होते हैं। उनमें से उठाया जा सकता है कोई एक, निचोड़ा जा सकता है हृदय की तरह। मनुष्य उन्हीं विचारों पर चलता है जो बना दिए गए हैं मनपसंद। तुम खाने लगते हो सबकी पसंद का खाना, पहनते हो कपड़े दूसरों की रुचि के। बाहर आता है किसी दूसरे का चेहरा, घरों में किसी और को बेचे जाने की चीज़ें सजती हैं। किसी और के सपने आते हैं नींद में। तुम भूल चुके हो अपनी आग, जंगल का वह हिस्सा जहाँ पहली हवा गुजरी थी। सांसों का बहना शुरू हुआ था, फूलों की एक घाटी में छूट गए थे रंग। वाह वाह। एक कविता घर पढ़ दीजिए। घर, यहाँ कई आत्माएं निवास करती हैं। यह उनके इकट्ठा होने का एक गैर पूंजीवादी तरीका है
जो खून के नमक ने पैदा किया है। यहाँ सेंधमारी और टूटन के भी अलग ढंग हैं। वाह। वे बाहर से ज़्यादा भीतर से पैदा होती हैं। बहुत पहले घर नहीं थे, तब लोग विश्वास का घर बनाते थे। वाह। पेड़ों के भी हुआ करते थे घर। फिर एक कल्पना ऐसी आई कि घर नदी किनारे बना होगा, उसके पीछे पहाड़ होंगे, कुछ चिड़ियाँ बोलेंगी, एक नाव नदी में दूर जाती दिखेगी। अब हमने इस घर की तस्वीर बना ली है, जो अपनी जड़ता में दीवारों पर सोती है। बच्चे अक्सर चित्रांकन की शुरुआत में इसमें रंग भरते हैं, जो धीरे धीरे भूरे या काले रंग में बदलता जाता है। पहाड़ों पर उतर आया है गाढ़ा अंधकार। चिड़ियों की चीख युद्ध और समझौतों के बीच कभी कभी सुनाई देती है। इसी बीच कई विस्फोट हुए और नदी हमारे भीतर प्रवेश करती सूखती चली गई। नाव अब भी है, जिसे सख्त जमीन पर चलाना आसान नहीं रह गया है। पृथ्वी पर रहने आए थे हम, और यह हमारा घर थी। इसकी छत आकाश थी। सूरज और चांद की बत्तियां अब भी याद दिलाती हैं किसी पुराने प्रेम की। अब समझौतों का घर बनता है, जहाँ संस्कार के तहत हम प्रेम करते हैं या फिर नहीं करते। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी अंजुम जी। लेखक प्राणी है, लेखक नाम का प्राणी, उसको कभी सुकून नहीं मिला। इतनी बातें हैं कि मैं जितनी बार लिखता हूँ उतनी बार बातें छूट जाती हैं। जैसे मुझे झूमर लिखना है, किसी कहानी में झूमर मेरे मन का मिल नहीं रहा है, तो मैं जाकर खुद लिखता था। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन इतनी अच्छी मैंने जितना लिखा है उसको तो मूल्यांकन ही नहीं हुआ।